शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राजस्थान के भौतिक विभाग या राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश, ठीक है, जिसे बोलते हैं, वो पढ़ रहे थे। और कल हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का रेगिस्तान भी बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब जो थार का जो रेगिस्तान है, ये जलवायु दशाओं को भी नियंत्रित करता है। बारिश के टाइम में यानी गर्मियों के दिनों में यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है। तो यहाँ पे रेगिस्तान में जो दिन के समय क्या है, रेत जल्दी गर्म होती है, तो इसका तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है। कभी कभी तो गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, जिसके कारण यहां से जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ वायुदाब कम होगा। वायुदाब कम होगा तो जहां वायुदाब ज्यादा होगा उससे अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करेगा। तो इस कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण मानसूनी हवाओं को ये आकर्षित करने में सहायता करता है। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे दूसरा। देखो, राजस्थान को भौतिक रूप से 4 भागों में हम मुख्यतः बांट सकते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मध्यवर्ती का मतलब बीच में है। ठीक है, इसलिए मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश ये विश्व के प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक है। ठीक है, बहुत पुराना है। इसका टाइम प्री कैम्ब्रियन काल का है। ठीक है, और इसमें जिले, ये लगभग 13 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, यहां से देखेंगे उदयपुर और यहाँ आसपास देखो कैसे फैला हुआ है। एक राजस्थान का एक विकर्ण समझ लो, ये कर्ण, ठीक है, विकर्ण के रूप में यानी कर्णवत रूप से फैला हुआ है। और ये गुजरात के खेड़ब्रह्म से प्रारंभ होता है। ठीक है, गुजरात से खेड़ब्रह्म से लेकर दिल्ली तक जाता है। अब इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, गिरता है। देखो, ये था वो राजस्थान का सर्वाधिक 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। कौन? ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% क्षेत्रफल था और इसमें 40% वो जनसंख्या रहती थी। ठीक है, पर अरावली है, इसका क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या 10%। कैसे याद रखेंगे? जब ये याद है कि ये 61% और ये 40 है, तो 61 से आगे 70 आता है, तो 9 जोड़ दो, 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा। 40 से आगे क्या आता है? 50, मतलब 10 के अंकों में करें, 61 के बाद 70 आएगा। ठीक है, वो 1 62 63 नहीं, पीछे जीरो वाली संख्या तो 70, इसमें 9 जोड़ने पर 70 होता है। तो क्षेत्रफल इसका 61 था और इसका कितना हो जाएगा? 9। ये 40 से आगे पीछे जीरो वाली संख्या कौन सी आती है? 50, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। इसका मतलब 61% इसका क्षेत्रफल है और अरावली का कितना है? 9%। जनसंख्या कितनी है? 10%। यानी अरावली तक आते आते जनसंख्या आगे हो जाती है 40 ये और 10 ये 50%, और क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 61 और 9 70। ठीक है, अब क्या है, वर्षा यहाँ पे कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्षा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और हमने पहले भी देखा है कि ये भारत के महान जल विभाजक का काम करती है। कैसे? इसके इस साइड जो पश्चिम में नदियां हैं, वो इस साइड पानी है वो अरब सागर में ले जाती है। इसके पूर्व की ओर आने वाली नदियां हैं वो क्या है? बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाती है। ठीक है, ये सिंधु और गंगा नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। सिंधु नदी
क्षेत्र वाली सभी नदियां क्या है, अरब सागर में पानी डालती है, और गंगा और यमुना वगैरह वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में पानी डालती है। इसलिए भारत का महान जल विभाजक कहते हैं। इसका विस्तार तो खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात में, वहां से खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू जिले में, वहां तक तो क्रमबद्ध रूप से है, और उसके बाद श्रृंखलाबद्ध रूप से कहां तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक, और फिर टूटी फूटी धीरे धीरे दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहां तक ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यह अरावली का विस्तार है। अब ये है राजस्थान में देखे तो ये कर्णबद्ध रूप से है, इस बात को ये दक्षिण है और ये क्या है, पश्चिम, ये बीच में है तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इधर इस तरफ साइड जा रहा है, ये उत्तर है और ये पूर्व, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। तो ये इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विकर्ण के रूप में या कर्णबद्ध रूप में है, ठीक है। और यहाँ जो दक्षिण पश्चिम में इस भाग में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, धीरे धीरे कम हो जाती है चौड़ाई, इस भाग में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, ठीक है। अब लंबाई की बात करें तो अरावली की पूरी लंबाई तो है 692 किलोमीटर, कहां से, खेड़ब्रह्म पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, लेकिन उसमें से 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में, बाकी वाला हिस्सा है वो गुजरात और आगे बढ़ता है। यानी अरावली की कुल लंबाई का जो 80% भाग है वो राजस्थान में है। ये पर्वत किसके समान है, तो अपलेशियन पर्वत है अमेरिका में, उसके समान है, ठीक है। अपलेशियन अमेरिका में इसी प्रकार के पर्वत है, और ये अवशिष्ट पर्वत है, बहुत प्राचीन समय के हैं, ठीक है। कहां के, प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल के होने के कारण देखो उत्पत्ति कब हुई है इनकी, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। तो क्या है, अवशिष्ट पर्वत इसलिए हो गए कि बहुत पुराने हैं, तो घिस घिस के जो अपरदन वगैरह होके अब उनकी जो ऊंचाई वगैरह है वो कम हो गई है, ठीक है। फिर इस अरावली प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, खनिजों की बहुतायत है, ठीक है। इसकी जो मुख्य श्रेणी है वो क्वार्टजाइट के चट्टानों से बनी हुई है, और जो अरावली है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 930 मीटर है लगभग, ठीक है, औसत ऊंचाई है वो। और देखो चट्टानें, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई, उस समय की चट्टानें हैं, तो उसको दो भागों में बांटा, दिल्ली सुपर ग्रुप की और अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें। मुख्यतः ये अरावली का भूभाग है, इसमें क्वार्टजाइट, नीस और सिस्ट वगैरह ऐसी जो है मिलती है, ठीक है। फिर क्या है, इसका विभाजन है अरावली का 3 भागों में करते हैं, ठीक है, 3 भागों में, ये ऊपर वाला भाग, ये बीच वाला भाग और एक नीचे वाला, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश ये ऊपर वाला, इसमें क्या क्या है, जयपुर और अलवर मुख्य रूप से, ठीक है, जयपुर का कुछ भाग और अलवर का ये वाला भाग, ठीक है। अब इसमें शेखावटी, तोरावटी इस क्षेत्र की पहाड़ियां आती, तोरावटी जयपुर में एक भाग है वो कहलाता है, और शेखावटी तो आपको मालूम है चूरू झुंझुनू शिखर, तो वहां भी कुछ पहाड़ियां होगी, ठीक है। फिर यहाँ की जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है उसमें चोटियां कौन कौन सी है, तो रघुनाथगढ़, ये रघुनाथगढ़ चोटी है वो सीकर में पड़ती है, ठीक है, 1055 मीटर ऊंची है। दूसरी है खो है ये जयपुर में है, ठीक है, ये 920 मीटर है। फिर है बाबाई चोटी है वो झुंझुनू में, और एक और महत्वपूर्ण है बैराज अलवर में। तो कभी कभार ये चोटियों का पूछ लेते हैं, चोटियों का ध्यान रखना कौन से जिले में, बस इतना, इन जो लंबी जगह नहीं उनकी ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं, बस रघुनाथगढ़, सीकर, खो, जयपुर, बाबरी, झुंझुनू और बैराज अलवर, इस तरह से, ठीक है।
कुछ और चोटियां भी होगी आपके किताब में, जैसे भानगढ़ है अलवर में, और भी, तो वो भी देख लेना। फिर मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, ये बीच का भाग, ठीक है, जयपुर के दक्षिण पश्चिम से लेकर के, और देवगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, राजसमंद तक, यानी अजमेर और ये भाग आ जाता है इसमें। तो इसमें चोटियां कौन कौन सी होगी, तो गोरमजी और मायर जी, ये दो चोटियां हैं, ठीक है। ये टोडगढ़ अजमेर में, टोडगढ़ कहाँ है, अजमेर में, वहां पे तारागढ़ के अजमेर में देखो किला है, ठीक है। यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी पाई जाती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां देखो, अजमेर के साथ मेरवाड़ा लगा हुआ था, केंद्र जो चीफ कमिश्नर द्वारा प्रसारित शासन था, अजमेर मेरवाड़ा करा था। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या करती है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी प्रदेश से अलग करने का काम करती है। और इसी मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में जो ब्यावर आता है, ब्यावर अजमेर जिले में है, उसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं। बर, हम जाते हैं जब जयपुर में, यहां से जाएंगे तो बीच में ब्यावर में बर आता है, ठीक है। पखेरिया, सूराघाट और देवर, ये 4 प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब ये है कि जो मार्ग है बनी हुई अरावली से होकर के, वो दर्रे कहलाते हैं। फिर तीसरा है दक्षिणी अरावली प्रदेश, और दक्षिणी अरावली प्रदेश को भी हम आगे डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। अरावली का उत्तर पूर्वी प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश, ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और पूर्वी सिरोही के भाग में, और सिरोही, ठीक है, इन भागों में फैला हुआ है दक्षिणी अरावली प्रदेश। और इसको भी 2 भागों में बांट देंगे, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भौरट का पठार, और आबू पर्वत खंड। तो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और भौरट का पठारी क्षेत्र है, इसमें वही उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सिरोही का पूर्वी भाग इसमें आता है, क्योंकि आबू पर्वत खंड सिरोही में, तो बाकी वाला हिस्सा आबू पर्वत खंड में आएगा। अब यहाँ पे देखो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, देखो भौरट का पठारी क्षेत्र, तो ये भौरट का पठारी क्षेत्र है, कुंभलगढ़, और गोगुंदा के बीच, ठीक है। भौरट का पठार है कहाँ है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। याद किस तरह रखूंगा, आप तो लिख दो गो, गो का मतलब भौरट का पठार, कु मतलब कुंभलगढ़ और गो मतलब गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में और गोगुंदा उदयपुर में, तो इनके बीच में है, ठीक है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है भौरट का पठार, गो याद कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रमुख चोटियों में जरगा, ये उदयपुर में, और 1431 मीटर ऊंची, और ये राज्य की 4थी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कुंभलगढ़ जो राजसमंद में 1224 मीटर ये चोटी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक शब्दावली है भाकर, तो भाकर ये है उदयपुर में, जो तीव्र ढाल वाली कटक पहाड़ियां होती है उनको उदयपुर में स्थानीय भाषा में भाकर बोलते हैं। गिरवा, ये भी उदयपुर में तस्तरी नुमा जो चट्टानें हैं उसको गिरवा कहते हैं। मगरा, ये उदयपुर के उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ियां हैं उनको मगरा बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम कहाँ सिरोही वगैरह में यहाँ तो बोलते हैं पहाड़ को क्या कहा मगरा जा रहे हैं, ठीक है, तो मगरा का मतलब पहाड़ी है। फिर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार है, वो भी इस भाग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार, ठीक है। फिर दूसरा है आबू पर्वत खंड, तो आबू पर्वत खंड है वो ग्रेनाइट चट्टानों की यहाँ पे पर्याप्तता है, ठीक है, और भूआकृतिक रूप से देखें, ठीक है, तो ये इंसेलबर्ग के समान है। इंसेलबर्ग आप भूगोल में पढ़ोगे, फिर आपको सिर्फ इतना याद रखना है। फिर यहाँ पर उड़िया का पठार पाया जाता है। उड़िया का पठार देखो सिरोही में आबू पर्वत, और वहां पे सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसके नीचे उड़िया का पठार है, तो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार आ गया, ठीक है।
फिर गुरु शिखर से नीचे शेर, ये राज्य की पहले नंबर की चोटी गुरु शिखर, दूसरे नंबर की चोटी ये शेर, ये भी सिरोही में है वहीं पर 1597। तीसरे नंबर की चोटी ये दिलवाड़ा, ठीक है। दूसरे नंबर की चोटी शेर है वो 1597 मीटर ऊंची है, दिलवाड़ा 1442 मीटर ऊंची है। उसके बाद अचलगढ़, ठीक है, 1380 मीटर। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो अरावली का दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। देखो सब बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ आ गई, यहाँ पे गुरु शिखर आ गई, ये सिरोही में, शेर सिरोही में, दिलवाड़ा ये सिरोही में, ठीक है। तो ये सारी यानी दक्षिणी भाग में चौड़ाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता हो गई। फिर यहाँ पे देखें तो डोरा पर्वत चोटी है, वो जसवंतपुरा में पड़ती है, जसवंतपुरा जालौर में है, तो वहां पे डोरा पर्वत चोटी आ गई। इसी तरह सिवाना बाढ़ में, ठीक है, वहां पे 56 की पहाड़ियां है, ग्रेनाइट की है ये पहाड़ियां, और ये जालौर के नजदीक है, इसलिए जालौर में भी ग्रेनाइट पाया जाता है, जालौर को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। नाकोड़ा पर्वत वो भी सिवाना में है। इसी तरह 3 इसराना, रोजा और जारोला बाकर, इसराना बाकर, रोजा बाकर और जारोला बाकर ये जालौर में पड़ते हैं, ठीक है। ये तीनों हैं, ये ऊंचा, फिर इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, ये क्रम से ही, ठीक है। और इसको याद रखना तो इरोजा का मतलब ये जालौर में ही, इसराना, रोजा और जारोला बाकर, ठीक है। देखो फिरोजा याद ही होगी आपको, कौन सी, वीरमदेव से प्रेम करती थी, जो अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी। तो फिरोजा की जगह आपको क्या याद रखना है, इरोजा। तो ये बाकर है वो जालौर में, वो भी वीरमदेव भी जालौर के थे, ठीक है। तो इरोजा यानी इसराना, रोजा और जारोला बाकर ये जालौर के हैं। जसवंतपुरा में डोरा पर्वत है, सिवाना की 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत, और प्रमुख चोटियां ये होगी। अब चोटियों को किस तरह याद रखेंगे, तो गुरु से दिल और जगह, ठीक है। गुरु से दिल जगह, गुरु से दिल जगह, ठीक है। और उसके बाद अचलगढ़ है। इसका मतलब गुरु शिखर, फिर दूसरे नंबर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जगह मतलब जरगा, और फिर अचलगढ़ में से, ठीक है। गुरु से दिल जगह अचलगढ़ में, इस तरह याद रख लो, गुरु से दिल जगह अचलगढ़ में। तो ये क्रम से हो जाएगी आपको यार। गुरु का मतलब गुरु शिखर, से का मतलब शेर, दिल यानी दिलवाड़ा, जगह यानी जरगा, और अचलगढ़, ठीक है। ये क्रम से हो गई 1 2 3 4 और 5 चोटियां राजस्थान की, सबसे ऊंचे से नीचे के क्रम। तो ये याद रख लेना। और जो भौराठा पठार था उसको याद रखने का तरीका, भोगू को भौराठा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी छोर पर अरावली के कोतवार का पठार है, ठीक है। और ये हिमालय और नीलगिरी 2 पर्वत श्रेणियां हैं, ऊपर हिमालय और नीचे नीलगिरी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वेरी गुड, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो हिमालय और नीलगिरी के बीच में जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर है, 1722 मीटर, और इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा, ठीक है। संतों का शिखर किसे कहा है, गुरु शिखर को। और इसका विस्तार तो अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समांतर है। देखो अरब सागर इस साइड है और बंगाल की खाड़ी उस साइड है, तो अरब सागर से ये हवाएं आ रही इस तरह से आ रही, तो ये इसके समांतर है। और बारिश कराने के लिए क्या होता है, उस हवाओं के आड़ा इस तरह तिरछा है,
तो उन हवाओं को रोक के बारिश करवा सकता है। लेकिन ये समांतर होने के कारण यहाँ से आसपास से होकर के हवाएं सीधी निकल जाती है, इसलिए राजस्थान में बारिश ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो बारिश नहीं होने का कारण एक है कि अरावली ये वो उत्तर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उनके समांतर है। फिर चट्टानें, तो यहाँ मुख्य रूप से क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों की बात करें तो मुख्य रूप से भील, मीणा, गरासिया और डामोर जनजाति है वो निवास करती है। यहाँ पे मक्का की खेती ज्यादा होती है। वनस्पति, तो वनस्पति है ढाक के वन सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर गुलर, आम, जामुन, गुग्गल, शीशम, आंवला, नीम, बहेड़ा, ये मुख्य रूप से यहाँ की वनस्पति है। अब अंत में देख लेते हैं जो मुख्य दर्रे हैं। ठीक है, अरावली के बीच में से गुजरने के जो रास्ते हैं, दर्रे कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, कभी कभार उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो मुख्य दर्रों में देसूरी की नाल और हाथीगुड़ा का दर्रा। ये देसूरी की नाल अपने पाली में है, देसूरी है वहां पे। केवड़ा की नाल ये उदयपुर में है। इसी तरह से झीलवा की नाल या नीलवाड़ा की नाल या पगलिया नाल, सोमेश्वर नाल, दीवेर, हल्दी घाटी, ये भी इस तरह से पहाड़ी रास्ते हैं वहां से होकर निकलने के। ठीक है, तो ये क्या है, ये राजसमंद में दीवेर, हल्दी घाटी। ठीक है, खनिज यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैंगनीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना। ठीक है, तो इस तरह काफी सारे खनिज भी पाए जाते हैं। तो इस तरह हमारा अरावली जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश था वो है कंप्लीट हुआ। मुख्य रूप से क्षेत्रफल कई बार पूछता है कि क्षेत्रफल कितना है या जनसंख्या कितनी है, या मिलाने का आ जाता है, चारों के नाम दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा तो उनको मिलाओ, यहाँ जनसंख्या दे देगा मिलाओ। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी बात है भाई कारक रेखा है बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है। तो एक बात याद आ गई, आपको बता देता हूँ कि कारक रेखा को जो माही नदी है वो 2 बार क्रॉस करती है। माही नदी है वो कहां से आती है, मध्य प्रदेश से, तो आने के बाद इस तरह ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, इसलिए 2 बार इसको काटती है। ठीक है, तो माही नदी कारक रेखा को 2 बार पार करती है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।